हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ चुका हूं आपके सामने सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 लेके। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक सेट थ्योरी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सेट किसे कहते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, अगर इसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 अभी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं सेट थ्योरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला ना टर्म है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसे कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? क्लियर है? उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। अक्सर कर स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई इक्वल सेट्स किसे कहते हैं या इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं। उसके बाद में मैं थर्ड टर्म आपके सामने डिस्कस करूंगा विच इज सबसेट। उसके बाद सबसेट्स को लिखा कैसे जाता है, कितने तरह के सबसेट्स होते हैं, और एंड में हम डिस्कस करेंगे पावर सेट के बारे में। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट, या फिर आपसे पूछा जाए कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों टर्म भले ही अलग अलग है मगर पूछी आपसे एक ही चीज जा रही है। और वो क्या पूछी जा रही है ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए आपको एक सेट दे रखा है, क्लियर है? इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। देखिए, सेट दे रखा है। अब इस सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, मान लो मैंने ले लिया 2 3 एक्स स्क्वायर 4 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने, 1 2 3 4 5, केवल 5 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सेट का चाहे मैं कार्डिनल नंबर कहूं, इस सेट का चाहे मैं ऑर्डर कहूं, या इस सेट की चाहे मैं कार्डिनलिटी कहूं, वो कितनी होगी? वो होगी 5, क्योंकि इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब यह है कि चाहे आपसे पूछा जाए कि भाई इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, चाहे आपसे पूछा जाए कि इस सेट का ऑर्डर क्या है, चाहे आपसे पूछा जाए कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। तो इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो इन लाइनों को हटा दो। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से समझना। सपोज कीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए, और इसके अंदर मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता हूं। 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए, अल्फा, गामा और एक्स स्क्वायर। ये 3 एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसका मतलब यह है कि इस सेट का कार्डिनल नंबर, इस सेट का ऑर्डर और इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। क्लियर है? तो इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं होता। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम में अगर पूछ लिया कोई सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, या पूछ लिया सेट का ऑर्डर बताओ, या सेट की कार्डिनलिटी बताओ, तो इसका आंख बंद करके लिख देना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होंगे उतना ही उसका कार्डिनल नंबर होगा, उतना ही ऑर्डर होगा, उतनी ही कार्डिनलिटी होगी। एक बात और, ये जो तीनों टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए, ये याद रखना। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी स्टार्टिंग का एलिमेंट और एंड का एलिमेंट आपको पता हो।
क्लियर है? यानी कि वो सेट किस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है वो पता हो और उस सेट का एंड किस एलिमेंट पे हो रहा है वो पता हो। ठीक है? और अब तक अगर आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो मेरे लेक्चर नंबर 1 में मैंने उसको भी समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुरंत जाइए और अभी देखिए। अब आ जाए, क्लियर है? अब देखिए, अब ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है कार्डिनल नंबर, कैसे लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ अ सेट, या कैसे लिखा जाता है किसी भी सेट की कार्डिनलिटी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से इसे बोला अलग अलग तरीके से जाता है, मीनिंग एक है, उसी तरीके से इसको लिखा भी अलग अलग तरीके से जाता है, लेकिन मीनिंग उसका एक ही होता है। देखिए, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं समझा रहा हूं तो वैसे भी नहीं होगी। देखिए, सपोज कीजिए आपको एक सेट दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है? एक सेट दे रखा है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। देखो, इस सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, मैंने लिया 2 4 1 5। कितने एलिमेंट्स है? 4, 1 2 3 4। ठीक है? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा तो 4 होगा, मगर उसको लिखा कैसे जाएगा? तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, n ऑफ a, n नीचे ब्रैकेट में a। n का मतलब होता है यहां पे कार्डिनल नंबर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल्स टू कितना है? 4। जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि भाई इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, तो वो देखो, O ऑफ A, नीचे O और ब्रैकेट में A। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ अ सेट A, और ऑर्डर भी कितना है? जाहिर सी बात है 4 है, अभी बताया था। या मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 वर्टिकल लाइन खींच के अंदर सेट को डाल दो, 2 डंडे खींच के अंदर मैंने ये लिख दिया, ये है साइन आपका कार्डिनलिटी का, मगर मतलब इसका भी वही है, यानी कि जो कार्डिनलिटी होगी द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज ऑल्सो 4। क्योंकि पूछी तो एक ही चीज जा रही है, मगर उसको बोलने का तरीका अलग अलग है और उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग है। ठीक है? तो ऐसा मत करना, पूछी आपसे एक ही चीज जा रही है कि भाई आपसे पूछा गया कार्डिनल नंबर, तो आंसर तो आपने सही लिख दिया, मगर उसका रिप्रेजेंटेशन गलत कर दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ये गलत है। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन भी वही होना चाहिए जो आपसे पूछा जा रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब स्टूडेंट, मैंने पहले आपको ये क्यों पढ़ाया कॉन्सेप्ट, कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है। ठीक है ना? तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी था। अब देखिए, वो आपको तुरंत समझ में आता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स, क्लियर है? देखिए, नाम से पता लग रहा है, ऐसे 2 सेट्स जो इक्वल हो। ऑब्वियस है भाई, इक्वल सेट्स का क्या मतलब है? जो सेट्स इक्वल हो। अब थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपको 2 सेट दे रखे हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है? अगर ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट सेट बी में हो, और जो एलिमेंट सेट बी में वही एलिमेंट सेट ए में हो, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझिए, ए के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वही एलिमेंट सेट बी के अंदर हो, और जो एलिमेंट सेट बी में दे रखे हैं वही एलिमेंट सेट ए में हो, तो हम कहेंगे सेट ए और सेट बी कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं। ठीक है? तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, इफ 2 सेट्स ए एंड बी
are said to be equal if they have same elements. सिंपल। यानी कि दो सेट्स ए एंड बी कब कहलाएंगे इक्वल? जब उनमें सेम एलिमेंट्स हो। सेम एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि भाई जो एलिमेंट्स सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में हो, और जो एलिमेंट सेट बी में है वही से एलिमेंट सेट ए में हो, तो दोनों इक्वल सेट्स होंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं इसका अच्छा सा, उसके बाद आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए मैंने एक सेट ए लिया, ठीक। अब इस सेट के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स लिए, 1 और -1। ये सेट ए है। एक सेट बी लेते हैं। देखिए, सेट बी मैंने लिया। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। अब आप पूछोगे सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? तो उसके बारे में भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अभी जाइए देखिए, पहले वो समझिए, तब आपको ये समझ में आएगा। और अगर ये आपको समझ में आ गया है या पहले से आता था, तो यहां पे आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? देखिए, अब सेट बी के अंदर मुझे ऐसे एक्स चाहिए, ऐसे एक्स चाहिए जो बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर में, यानी कि कैसे हो? रियल हो, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एंड एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करें। यानी कि कैसे एक्स चाहिए? जो रियल भी हो और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करें। तो भाई ऐसे तो केवल दो ही हो सकते हैं, एक x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1। तो b के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे? b के अंदर आएंगे 1 और -1, क्योंकि ये ही दोनों रियल है और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट a और सेट b कैसे हैं? इक्वल है। सेट a इज इक्वल्स टू सेट b। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा, उसको उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सपोज कीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिए 2, 3, 4 और 5, और एक सेट मैंने बी ले लिया। इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 4, 5, 2 और 3। अब बताओ, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, केवल बी में उन एलिमेंट्स की पोजीशन ही तो फर्क है। भाई फर्क क्या है? 2 स्टार्टिंग में, यहां पे 2 एंड पे, या यहां पे 3 सेकंड पोजीशन पे है और यहां पे 3 लास्ट पोजीशन पे। तो ये मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि सेट में एलिमेंट की पोजीशन बदल जाए उससे सेट नहीं बदलता, सेट वही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल है बी के, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, अब देखिए, अब ये तो हो गई डेफिनेशन इक्वल सेट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है? क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स? तो देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है। क्लियर है? और जो सेट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो सेट बी है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों सेम है, मगर एलिमेंट सेम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि सेट ए और सेट बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि सेट ए और सेट बी का जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है, मगर सेट ए के अंदर और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई ये दोनों सेट डायरेक्टली तो इक्वल है नहीं, तो ये कैसे है? ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि
इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। प्रॉपर्टीज कैसे कि भाई दोनों सेटों का कार्डिनल नंबर सेम है, ठीक है ना, यानी कि जो एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर है उतनी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर है। तो क्या दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है मगर एलिमेंट सेम नहीं है, तो डायरेक्टली इक्वल तो है नहीं है, तो ये कहलाएंगे आपकी इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल ना होकर इनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ two sets A and B are equivalent, then they have same number of elements। क्लियर है? यानी कि इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट देन दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर दो सेट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, इसका मतलब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मगर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सेम हो गया तो वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। सपोज कीजिए मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 2 और -2, ठीक है। एक सेट मैंने ले लिया बी, और जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? उसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, इसके साथ साथ, या फिर आप एंड लगा दो, यहां पे एक ही बात है, कॉमा और एंड, इसके साथ साथ वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई x² - 16 = 0। क्लियर है? यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भाई ऐसे एलिमेंट तो दो ही हो सकते हैं, एक तो 4 हो सकता है और एक -4 हो सकता है। यानी कि बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक 4 आएगा, एक -4 आएगा, सिंपल। एक 4 आएगा, एक -4 आएगा, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी 2 है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी 2 है। इसका मतलब हो गया कि जो n है उसका कार्डिनल नंबर भी 2 है और जो b है इसका भी कार्डिनल नंबर क्या है? 2 है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी के इक्विवेलेंट है ना कि इक्वल। ए बी के क्या है? इक्विवेलेंट ना कि इक्वल। समझ में आ गया? चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, इक्वल सेट के बारे में बताया, इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, उसको आप और देख लीजिए। आप चाहे तो उस रिमार्क को नोटबुक में भी लिख सकते हैं कहीं, ताकि आपको वो चीज याद रहे। देखिए, हैश करके लिख दीजिए कि जितने भी सेट्स इक्वल होते हैं वो इक्विवेलेंट तो नेचुरली होते हैं, मगर इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल नहीं होते। ये बात आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सेट ए और सेट बी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, तो वो इक्विवेलेंट तो ऑटोमेटिकली हो गए। मगर जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका केवल कार्डिनल नंबर सेम होगा। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे, तभी तो इक्विवेलेंट है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि इक्वल सेट्स implies equivalent sets। क्लियर है? बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब यह है कि जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट तो हमेशा होंगे, मगर जो इक्विवेलेंट है जरूरी नहीं वो इक्वल हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, यानी कि जो सेट्स इक्वल हैं
वो इक्विवेलेंट तो हमेशा होंगे, मगर जो इक्विवेलेंट है जरूरी नहीं वो इक्वल हो। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कार्डिनल नंबर बताया, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। तो एक रिमार्क आप और लिख लीजिए, मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक सेट पढ़ाया था एम्प्टी सेट लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो तुरंत अभी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। एम्प्टी सेट इकलौता ऐसा सेट होता है जिसका कार्डिनल नंबर 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? यानी कि एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर या एम्प्टी सेट का ऑर्डर या एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो आप चाहे तो इसको भी रिमार्क के तौर पे लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट इज द only set which has 0 cardinality या कार्डिनल नंबर, एक ही बात है। क्लियर है? empty set is the only set which has 0 cardinal number या और 0 ऑर्डर भी कह सकते हो आप, और 0 कार्डिनलिटी भी कह सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है? चाहे आप 0 कार्डिनल नंबर का हो, चाहे आप 0 ऑर्डर का हो, चाहे आप 0 कार्डिनलिटी का हो, एक ही बात है। क्लियर है? तो अगर किसी सेट का, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स, कि अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 है या ऑर्डर 0 है या कार्डिनलिटी 0 है, तो जाहिर सी बात है वो सेट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। सिंपल। क्लियर है? चलिए अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं सेट थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पहले सबसेट के बारे में, अगर नहीं सुना है तो जाहिर सी बात है अभी आप सुनेंगे भी, समझेंगे भी और जानेंगे भी कि सबसेट होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, कितने तरह के सबसेट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए हेडिंग डालते हैं सबसेट्स। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और उस एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि सबसेट आखिर होते क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आपको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4। अब देखो ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट से मैं और सेट्स जनरेट करूंगा। जितने भी पॉसिबल सेट्स जनरेट हो सकते हैं वो सारे के सारे सेट्स मैं इस एलिमेंट से जनरेट करता हूं। ठीक है, केवल इन 3 एलिमेंट्स का यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं कितने पॉसिबल सेट्स जनरेट हो सकते हैं। देखो पहला सेट मैंने जनरेट किया जिसमें मैंने केवल एक एलिमेंट डाला 2। दूसरा सेट मैंने जनरेट किया जिसमें मैंने एक एलिमेंट डाला 3। तीसरा सेट मैंने जनरेट किया जिसमें एक एलिमेंट डाला 4। उसके बाद एक सेट और जनरेट किया, उसमें मैंने 2 3 डाल दिया। ठीक है भाई, एक सेट और जनरेट किया उसमें मैंने 2 4 डाल दिया। एक सेट और जनरेट किया इसमें मैंने 3 4 डाल दिया। एक सेट जनरेट किया इसमें मैंने तीनों डाल दिए, यानी कि 2 3 4, 2 3 और 4। और एक सेट और जनरेट किया उसको मैंने खाली छोड़ दिया, एक भी एलिमेंट नहीं डाला। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने सेट्स जनरेट किए ये सारे के सारे केवल इन 3 एलिमेंट से जनरेट किए, और कोई एलिमेंट तो मैंने लिया नहीं।
तो ये सारे के सारे जो है पॉसिबल सेट्स हैं जो मैंने इन तीनों एलिमेंट का यूज करके जनरेट किए। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी पॉसिबल सेट्स मैंने जनरेट किए हैं इन तीन एलिमेंट्स का यूज करके, ये सारे के सारे सेट्स जो मैंने जनरेट किए हैं इन तीन एलिमेंट्स का यूज करके, इन्हीं को कहते हैं सेट थ्योरी की लैंग्वेज में सबसेट्स। क्या कहते हैं? सबसेट्स। क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है, एक सेट मैंने ऐसा लिया जिसमें मैंने पहला एलिमेंट डाला, दूसरा सेट ऐसा लिया जिसमें 3 डाला, तीसरा सेट में मैंने 4 डाला, उसके बाद एक सेट लिया उसमें मैंने 2 3 डाला, फिर 2 4 डाला, फिर 3 4 डाला, और एक सेट मैंने ऐसा बनाया जिसमें तीनों डाल दिए, और एक सेट मैंने खाली छोड़ दिया जिसको कि हम एम्प्टी सेट कहते हैं, इसमें मैंने एक भी एलिमेंट नहीं डाला। ठीक है, तो ये जितने भी पॉसिबल मैंने सेट्स बनाए इन तीनों एलिमेंट का यूज करके, इसी को कहते हैं सबसेट्स। क्लियर है? अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो मैंने एक सेट लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने मान लो मैंने डाला राम को, ठीक है, इसके अलावा मैंने डाला श्याम को, और इसके अलावा मैंने एक लड़की भी डाल दी, ऋतु। क्लियर है? या एक काम करो, 2 लोगों को ही रहने दो इसके अंदर अभी फिलहाल। ठीक है, एक डाला राम, एक डाला श्याम। ठीक है, अब राम और श्याम इन दोनों का यूज करके मैं कितने पॉसिबल सेट्स को जनरेट कर सकता हूं? ठीक है, वही इसके क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। देखो, सबसे पहला मैं एक सेट जनरेट करता हूं जिसमें मैं सिर्फ राम को रखता हूं, ये भी एक सेट है। एक सेट जनरेट करता हूं जिसमें मैं केवल श्याम को रखता हूं, ये भी एक सेट है। क्लियर है? एक सेट जनरेट करता हूं जिसमें राम और श्याम दोनों आ जाते हैं, ठीक है भाई, ये भी एक सेट है। और एक सेट को मैं खाली रखता हूं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं डालता हूं। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने बन गए? 4 बन गए। और केवल किनका यूज करके? राम का और श्याम का। और तो मैंने कोई नाम लिया नहीं है, केवल राम लिया और श्याम लिया है। तो इन दोनों का यूज करके मैंने 4 पॉसिबल सेट्स बना दिए। तो ये जो स्टूडेंट्स 4 पॉसिबल सेट्स मैंने बनाए हैं ना, यही कहलाएंगे आपके सबसेट्स। यही क्या कहलाएंगे? सबसेट्स। क्लियर है? ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। I hope this part is clear. Okay. अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसेट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने तरह के सबसेट्स होते हैं, ठीक है, कितने तरह के सबसेट्स होते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं, सुपरसेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में। तो सबसे पहले सुपरसेट और समझ लेते हैं एक बार। देखो, इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। ये थोड़ा सा रब हो गया है, इसको मैं सही कर ले रहा हूं, ठीक है। ये लो, ये सही हो गया। देखो, मुझे एक सेट दे रखा था जिसमें 2 एलिमेंट्स थे, राम और श्याम। राम श्याम का यूज करके ये मैंने पॉसिबल क्या बनाए? सबसेट्स बनाए। क्या बनाए? सबसेट्स बनाए। तो ये सारे के सारे सबसेट्स किसके हैं स्टूडेंट? सेट ए का ही तो है। ये जितने भी सबसेट्स हैं ये सेट ए का ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो क्या होगा? वो सुपरसेट होगा। वो सुपरसेट होगा किनका? ए जो है सुपरसेट होगा किनका? इन चारों के चारों सबसेट्स का। समझ में आया? ठीक है, ये चारों के चारों क्या है? ये चारों के चारों तो देखो सबसेट्स हो गए किसके? ए के।
ठीक है, ये चारों के चारों तो ए के सबसेट्स हो गए, और जो ए है वो सुपरसेट है इन चारों के चारों सबसेट का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, और इस सेट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पॉसिबल सबसेट्स बनाते हैं। पहले तो देखो, एक हो गया 2, एक हो गया अल्फा, एक हो गया एक्स स्क्वायर, 3 सबसेट हो गए। एक और बनाते हैं 2 अल्फा, एक और बनाते हैं 2 एक्स स्क्वायर, एक और बनाते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर, एक और बनाते हैं 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, और एक खाली छोड़ दिया जो कि एम्प्टी सेट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गए सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स। अब सुनो, ये जो हैं आपके, ये जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, ये किसके सबसेट्स हैं? सेट ए के। ठीक है, ये जितने भी सबसेट्स हैं ये सेट ए के हैं। ठीक है, और सेट ए क्या है? सेट ए जो है आपका वो कैसा है? वो सुपर सेट है इन सारे के सारे 8 की 8 सबसेट्स का। तो ए इज सुपर सेट ऑफ दीज सबसेट्स। समझ में आया? यानी कि ये सारे के सारे जितने भी सबसेट्स हैं ये तो ए के हैं, और ए क्या है? ए जो है वो सुपर सेट है इन सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स का। क्लियर है? अब इसको लिखा कैसे जाता है ये मैं आपको पहले सबसेट्स के टाइप्स बता दूं कि कितने तरह के होते हैं सबसेट, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदरवाइज आप बहुत डिसेंट टॉपिक्स जो आगे फ्यूचर में मैं देने वाला हूं आपको, उससे आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए ये जरूरी भी है आपके लिए। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ऑब्वियस है, लेक्चर भी बनाऊंगा, अपलोड भी करूंगा, पर जब तक वो आप तक नहीं पहुंचेंगे तो मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे डाउट्स जितने भी हैं मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में, उनको क्लियर करते चलें। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सबसेट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बेसिकली 2 तरह के ही सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो एक कौन सा होता है आपका? प्रॉपर सबसेट्स, और एक होता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में और उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में, और इन दोनों के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, इसको रब कर देता हूं फिलहाल के लिए, ताकि एग्जांपल लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने एक सेट लिया अच्छा सा। ठीक है, इस सेट में मैंने 3 लोगों को डाल दिया। सबसे पहले मैंने डाला अन्नू को, ठीक। दूसरा मैंने डाला इसमें राज को, और एक लड़का मैंने इसमें और डाल दिया, कृष्णा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने 3 लड़के डाल दिए इसके अंदर, पहला डाला अनु, दूसरा डाला राज और तीसरा डाल दिया कृष्णा। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 लड़कों का मैंने सेट बनाया है, इस सेट से मैं जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो बनाता हूं। सबसेट बनाना तो अब हमें आ ही गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सबसेट मैंने बनाया केवल अनु का, इसमें मैंने केवल अनु को रखा। एक सबसेट मैंने बनाया जिसमें मैंने सिर्फ राज को रखा। एक सबसेट मैंने बनाया जिसमें मैंने कृष्णा को रखा। क्लियर है? उसके बाद एक सबसेट बनाया जिसमें मैंने अनु और राज दोनों को डाल दिया। चलो ठीक है, अनु और राज। एक सबसेट बनाया मैंने जिसमें मैंने अनु और कृष्णा को रखा। ठीक है, ये भी सही है, दोनों रह लेंगे। क्लियर है? और एक सबसेट मैंने बनाया जिसमें मैंने राज और कृष्णा को डाल दिया। चलो ये भी रह लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद मैंने एक सबसेट और बनाया जिसमें मैंने अनु, राज, कृष्णा तीनों को डाल दिया। चलो ये तीनों भी रह लेंगे एक साथ, अनु, राज और कृष्ण। ठीक है, और एक सबसेट मैंने बनाया, उसमें मैंने किसी को नहीं डाला, वो मैंने खाली छोड़ दी है, यानी कि एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट्स देखिए, इन तीनों लड़कों से मैंने टोटल कितने सबसेट्स बना लिए? 8 सबसेट बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हो गए। अब देखो, इनमें से ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में है मगर इन सबसेटों में नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन सारे के सारे सबसेट्स में ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो इन सबसेटों में नहीं है मगर ए में है। ठीक है, देखो, इस सबसेट में अनु है मगर राज कृष्णा नहीं है, इस सबसेट में राज है मगर अनु कृष्णा नहीं है, इस सबसेट में कृष्णा है मगर अनु राज नहीं है, इस सबसेट में अनु राज है मगर कृष्णा नहीं है, इसमें अनु कृष्णा है मगर राज नहीं है, इसमें राज कृष्णा है पर अनु नहीं है। क्लियर है? तो ये जो 6 स्टूडेंट्स सबसेट्स हैं, इसमें तीनों लड़के नहीं है, तीनों लड़के नहीं है, एक एक लड़का हर सबसेट में गायब है। आप चेक कर लो, 6 के 6 सबसेट्स हैं और इन 6 के 6 सबसेट्स में एक एक लड़का गायब है। इन तीनों में केवल एक एक लड़के और इन तीनों में केवल 2-2 लड़के। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 6 सबसेट्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? ये हैं आपके प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। अब मुझे आप ये बताओ कि इनमें से टोटल सबसेट्स में से ऐसे कितने सबसेट है जिसमें तीनों लड़के आ गए? जाहिर सी बात है, एक ही सबसेट है जिसके अंदर अनु भी है, राज भी है, कृष्णा भी है, एक ही सबसेट है। तो स्टूडेंट ये कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अब देखो, हमने प्रॉपर सबसेट भी बना लिए, ठीक है, हमने इम्प्रॉपर सबसेट भी बना लिए, ये भी ठीक है। अब बचा क्या? अकेला तो खेला ये खाली सेट, जिसे एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमेशा आप याद रखना कि एम्प्टी सेट हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में आता है। एम्प्टी सेट कभी भी प्रॉपर नहीं होता। क्लियर है? तो जो एम्प्टी सेट होगा ना स्टूडेंट, ये कैसा होगा? ये हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर है? जो एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा कैसा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा, कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। तो अब देखो, यहां पे टोटल 6 तो हो गए प्रॉपर सबसेट्स,
ठीक है। और दो हो गए इम्प्रॉपर सबसेट, एक तो ये और एक एम्प्टी सेट, दो हो गए इम्प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। मुझे लगता है आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स में डिफरेंस करना आ गया होगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होता है जो उस सबसेट में नहीं होता, मगर जो उनका सुपर सेट है जिनसे वो सबसेट बने हैं उनमें होता है। अब एटलीस्ट एक एलिमेंट का मतलब क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने ये देखा, ये सबसेट है, इसमें दो एलिमेंट मिसिंग थे और ये सबसेट में एक ही एलिमेंट मिसिंग था, तो एटलीस्ट एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उन सबसेटों में नहीं होगा मगर उनका जो सुपर सेट है उसमें होगा। सुपर सेट कौन सा होता है, जिससे कि वो सबसेट बने हैं, यानी कि इन सारे के सारे सबसेट का सुपर सेट क्या है, ए। इन सारे के सारे सबसेट्स का सुपर सेट क्या है, ये ए, ठीक है ना। तो ऐसे सबसेट्स जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नहीं है किसका, सुपर सेट का, ठीक है। और इम्प्रॉपर तो आपको मालूम है एम्प्टी तो होता ही होता है, और दूसरा सबसेट वो होगा जिसमें सुपर सेट के सारे एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें अनुराज कृष्णा, काम खत्म, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा। सपोज कीजिए आपको एक सेट दे रखा है और इस सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं, अल्फा और बीटा, दो ही लेते हैं, ठीक है। अब इसके सबसे पहले तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनाते हैं अल्फा बीटा का यूज करके। तो देखो, एक तो अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक अल्फा बीटा हो गया और एक खाली सेट हो गया जिसे एम्प्टी सेट कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा। जाहिर सी बात अभी मैंने बताया है, एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो उस सबसेट में ना हो मगर उसके सुपर सेट में हो। तो ए तो इन सारे सबसेटों का सुपर सेट है। तो देखो, इसके अंदर बीटा नहीं है, इसके अंदर अल्फा नहीं है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये जो दो सबसेट्स हैं ये कैसे होंगे, ये होंगे आपके प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और ये जो दो हैं ये कैसे होंगे, ये होंगे इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा इम्प्रॉपर होता है और ये वाला जो सबसेट है ये भी इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। तो ये होंगे आपके इम्प्रॉपर सबसेट्स, क्लियर है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, दो, ठीक है। तो दो तो हो गए यहां पे प्रॉपर सबसेट्स, और दो हो गए यहां पे इम्प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है। तो अब आपने कुछ चीज नोटिस करी, इससे पहले जो मैंने सेट लिया था उसके अंदर तीन एलिमेंट थे, तो वहां पे प्रॉपर सबसेट कितने थे, 6, मगर इम्प्रॉपर वहां पे भी 2 थे। और यहां पे जो सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं तो प्रॉपर सबसेट यहां पे 2 हैं मगर इम्प्रॉपर यहां पे भी अब भी 2 की 2 ही हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि जो सेट है, जो सुपर सेट है जिससे कि प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं, उस सुपर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसका कार्डिनल नंबर कितना है, ठीक है ना। और जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं वो हमेशा 2 ही होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चाहे आप कितना भी बड़ा
सेट ले लीजिए, चाहे उसके अंदर 100 एलिमेंट्स हो, 200 एलिमेंट्स हो, उसके इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा दो ही होंगे। एक तो वो सेट खुद होगा और दूसरा आपका एम्प्टी सेट होगा। मगर जो प्रॉपर सबसेट है वो कितने होंगे, ये डिपेंड करता है कि जो सुपर सेट है जिससे कि सबसेट जनरेट हो रहे हैं, उस सुपर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 10 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो प्रॉपर सबसेट उसी हिसाब से जनरेट होते हैं। जैसे अभी आपने दो एग्जांपल्स में देखा, इस सेट में 2 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट 2 है। इससे पहले वाले एग्जांपल में 3 एलिमेंट थे तो प्रॉपर सबसेट 6 थे। मगर इम्प्रॉपर इसमें भी 2 हैं, इम्प्रॉपर पिछले वाले एग्जांपल में भी 2 थे। तो इम्प्रॉपर तो हमेशा 2 ही रहते हैं, प्रॉपर वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये डिपेंड करता है आप सेट कितना बड़ा ले रहे हो। क्लियर है? चलिए अब देखिए स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी तरीके का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। देखिए अब ये वाले कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए। अब हम ये देखते हैं कि आखिर सबसेट को डिनोट कैसे किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना? देखिए सबसे पहली बात तो अगर ए कोई भी मुझे सेट दे रखा है, ठीक है, इज एनी सेट एंड बी इज अ proper and B is a proper subset of A। यानी कि A मुझे कोई भी सेट दे रखा है और B क्या है, प्रॉपर सबसेट है A का। ठीक है ना? अब A कोई भी सेट हो और B जो है A का प्रॉपर सबसेट है, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, B is a proper subset of A। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो स्टूडेंट कि बी कंटेंट इन ए प्रॉपरली। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, आप ये भी कह सकते हो बी इज कंटेंट इन ए प्रॉपरली, या बी इज प्रॉपरली कंटेंट इन ए। क्लियर है? तो तीनों का मतलब एक ही होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो जाहिर सी बात है ए क्या होगा, बी का सुपर सेट होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये सुपर सेट है ना, क्योंकि यहां पे ए क्या है, सुपर सेट है किसका, बी का। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना, सॉरी, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों को मैंने लिखने का तरीका बता दिया। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट कि यहां से मैं प्रॉपर वर्ड को हटा दूं, इस प्रॉपर वर्ड को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यह कहा जाए, अब इसको भी थोड़ा सा पास में लिख लेते हैं, B is a सबसेट ऑफ ए। अब मुझे नहीं पता कि B A का सबसेट है, ये तो मुझे पता है, मगर ये नहीं पता कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है ना? तो अब इस केस में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे इस तरह से, B is a सबसेट ऑफ A। अब इसका क्या मतलब है, देखो, अगर B A का प्रॉपर सबसेट होगा तब तो ये वाला साइन काम करेगा, ये वाला। ठीक है, और अगर B A का इम्प्रॉपर सबसेट होगा यानी B A के बराबर होगा तो ये इक्वलिटी का साइन काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें ये तो दे नहीं रखा कि भाई B A का प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर सबसेट है, तो उस केस में हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? देख, चलिए अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने, वो है आपका पावर सेट।
जो कि सबसेट से ही बना है, इसीलिए मैंने इसको एंड में रखा ताकि मैं पहले आपको सबसेट के कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, ताकि पावर सेट आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो बिना देरी करे पावर सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पावर सेट। नाम से ही पता लग रहा है पावरफुल सेट, ठीक है ना, पावर वाला सेट। क्लियर है? पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए एक सेट आपको दे रखा है और इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और अल्फा। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इसके मैं क्या करूं, इन तीनों एलिमेंट का यूज करके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सब बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने प्रॉपर सबसेट बनाए, तो देखो एक्स स्क्वायर डाला, एक सबसेट बन गया, वाई स्क्वायर डाला, एक और सबसेट बन गया, अल्फा डाला, एक सबसेट बन गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डाल दिया, एक नया सबसेट बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर अल्फा डाला, एक और सबसेट बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने वाई स्क्वायर अल्फा डाला, एक और सबसेट बन गया, और फिर मैंने तीनों को डाल दिया, एक और सबसेट बन गया, और फिर मैंने क्या करा, एक खाली सबसेट छोड़ दिया, यानी कि एम्प्टी सेट। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर इन सारे के सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करके एक नया सेट बना दूं, तो स्टूडेंट ये जो नया सेट बना है ना, जिसमें सारे पॉसिबल सबसेट्स आ गए, इस सेट ए के, ये जो नया सेट बना है इसको कहेंगे हम पावर सेट। क्या कहेंगे, पावर सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ ए। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर सेट किसे कहते हैं। तो सपोज कीजिए आपको कोई भी एक सेट दे रखा है, जैसे कि यहां पे एक सेट ए दे रखा था, और इस सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स जनरेट होंगे, उन सारे पॉसिबल सबसेट्स का अगर मैं एक सेट बना दूं तो उसको कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं, पावर सेट। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए, यहां तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिए थे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम केवल 2 एलिमेंट्स रखते हैं, उसका पावर सेट बना के देखते हैं। देखिए, मैंने एक सेट लिया बी, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक लड़के और एक लड़की को डाल दिया। मैंने डाल दिया राम को और मैंने डाल दिया रितु को, ठीक है। ये 2 कैंडिडेट हैं, ये एलिमेंट्स ही हैं, राम और रितु, क्योंकि सेट के अंदर जो भी टर्म आएगा वो एलिमेंट ही होगा उस सेट का। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो एलिमेंट्स है राम और रितु, इनसे मैं जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो जनरेट कर लेता हूं। तो देखो, एक तो राम ने कर दिया सबसेट जनरेट, ठीक है, एक रितु ने कर दिया सबसेट जनरेट, ठीक है, एक राम और रितु दोनों ने कर दिया सबसेट, ठीक है, और एक मैंने खाली छोड़ दिया, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्लियर है? अब इन जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, इनको मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करके एक नया सेट बना दिया। तो ये जो नया सेट बना है स्टूडेंट, ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ बी। क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, पावर सेट तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यानी कोई भी आपको सेट दे रखा है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि उसका जो कार्डिनल नंबर है वो फाइनाइट है, तो आप क्या करोगे कि आप पहले तो उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाओ और इन सारे पॉसिबल सबसेट से एक नया सेट बना लो, वो कहलाएगा उस सेट का पावर सेट। क्लियर है? अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कार्डिनल नंबर का। तो हर सेट का कार्डिनल नंबर होता है, हर फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर होता है, तो जाहिर सी बात है
ये जो पावर सेट है ये भी एक सेट है, तो इसका भी कोई कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है, या मुझे कहना चाहिए सेट का भी कोई ऑर्डर होगा या कार्डिनलिटी होगी। तो वो कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं आप। देखिए अब हेडिंग को रब कर देते हैं और पावर सेट का कार्डिनल नंबर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। देखिए अगर आपको कोई सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं सेट ए का पावर सेट बनाता हूं। तो देखो एक सबसेट होगा 2, एक सबसेट होगा 3, एक सबसेट होगा 2 3 और एक सबसेट खाली, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, यहां पे ये जो है आपका सेट ए, इसका जो कार्डिनल नंबर होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, अलग से लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये जो सेट ए है इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो होगा 2, ठीक है। और इस सेट से जनरेट किया हुआ जो पावर सेट है स्टूडेंट, उसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। भाई देखो ये आपके लिए सबसेट हैं, मगर जब आपने इन सारे सबसेट से एक नया सेट बना लिया तो पावर सेट के लिए ये सारे सबसेट एलिमेंट का काम करेंगे, ये याद रखना, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 अगर पावर सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेट नहीं है, एलिमेंट है पावर सेट का, यानी कि ये जो 2 है ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, क्योंकि एलिमेंट ही हमेशा बिलोंग करता है, सेट तो बिलोंग करता नहीं है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहां पे पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 4। तो स्टूडेंट 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जो 4 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने एक सेट और ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या करा, 3 एलिमेंट्स ले लिए, 4 1 और 2, ठीक है। या आप एक काम करो, इस सेट को बी मान लो, समझाने में आसानी होगी, ठीक है, बी। अब इस बी का मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, पावर सेट लिया। तो इस पावर सेट में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए, पहला 4 डाला, दूसरा 1 डाला, तीसरा 2 डाला, और उसके बाद मैंने 4 1 से एक सबसेट बना दिया। उसके बाद मैंने 4 2 से एक सबसेट बना दिया। उसके बाद मैंने 1 2 से एक सबसेट बना दिया, और उसके बाद मैंने तीनों एलिमेंट से एक सबसेट बना दिए, और एक मैंने क्या करा, खाली छोड़ दिया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 8। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना है इसको, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की चीज है। देखो बी का कार्डिनल नंबर कितना है स्टूडेंट्स, बी का कार्डिनल नंबर है 3, क्लियर है। और ये जो पावर सेट बी का बनाया है इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 8, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3। अब देखो जरा ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, यहां पे सेट ए का कार्डिनल नंबर 2 था, और सेट ए का पावर सेट बनाया उसका कार्डिनल नंबर 2 की पावर 2 था। यहां पे बी का कार्डिनल नंबर 3 था, और बी का जो पावर सेट बनाया उसका कार्डिनल नंबर 2 की पावर 3 था। इसका मतलब यह है कि जिस भी फाइनाइट सेट का पावर सेट बनाओगे तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, ऑब्वियस है, अब तो समझ जाओ आप, ठीक है। चलो आओ, अब तो आप समझ ही जाओगे। देखिए अगर मान लो आपको एक सेट दे रखा है, फाइनाइट सेट, और उसका आपको कार्डिनल नंबर n दे रखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा,
अभी हमने यही तो देखा, जो सेट ए था पहले वाला एग्जांपल, उसमें कार्डिनल नंबर 2 था और उसका पावर सेट का कार्डिनल नंबर 2 की पावर 2। देख लो। दूसरा एग्जांपल लिया अभी, उसका कार्डिनल नंबर 3 था, उसके पावर सेट बनाया, उसका कार्डिनल नंबर 2 की पावर 3। देख लो। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब स्टूडेंट एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखिए, 2 की पावर n का क्या मतलब है? 2 की पावर n का मतलब है कि सेट ए के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो ये 2 की पावर n डिनोट कर रहा है। अब जितने पॉसिबल सबसेट्स का मतलब क्या है? उसमें प्रॉपर भी इन्वॉल्व है, इम्प्रॉपर भी इन्वॉल्व है। तो अगर मुझे केवल प्रॉपर सबसेट्स चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो ऐसे निकालूंगा कि मैं क्या करूंगा कि इसमें से जो दो इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट तो दो ही होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक एम्प्टी सेट और एक सेट वो खुद, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बचे हुए सबसेट जो होंगे वो प्रॉपर हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 2। इसको आप नोट कर लेना अलग से। भाई 2 की पावर n तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, और अगर मैंने इसमें से दो इम्प्रॉपर सबसेट हटा दिए, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट तो हमेशा दो ही होते हैं, तो दो हटा दिए तो बचे हुए क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेट थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमने ये समझा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, हमने समझा फाइनाइट सेट और इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कि सबसेट्स किसे कहते हैं, कितने तरह के सबसेट्स होते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, और इन सब से मिलके पावर सेट को कैसे जनरेट किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्सों को हमने बहुत ही बारीकी से समझा, विद एग्जांपल समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनके भी डाउट्स आपकी तरह क्लियर हो सके। तो अब मिलते हैं सेट थ्योरी के लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आखिरी पार्ट सेट थ्योरी का, जिसमें आपके जो सेट के ऊपर अप्लाइड होने वाले ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन ऑपरेशंस को कैसे दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।